नमस्कार मित्रों, महाजिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। विक्रम संवत आधारित पंचांग का जो प्रारूप उत्तर भारत सहित देश के बड़े हिस्से में प्रचलित है, उसके अनुसार आज चैत्र शुक्ल अष्टमी है, जिसे अशोकाष्टमी कहते हैं। अशोक की अष्टमी और अशोकाष्टमी के सांस्कृतिक महत्व और प्राचीन परंपरा का पता मुझे हिंदी के मनीषी आचार्य और महान सांस्कृतिक चिंतक तथा ज्योतिर्विद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विख्यात ललित निबंध अशोक के फूल के माध्यम से चला था। उसमें उन्होंने दर्ज किया था कि प्राचीन भारत में अशोकाष्टमी के दिन संतान चाहने वाली स्त्रियां अशोक के 8 पत्तों का भक्षण करती थीं और इसके माध्यम से अशोक तरु के अधिष्ठाता देवता कामदेव को संभवतः वे प्रसन्न करने का प्रयास करती थीं। और कामदेव सौंदर्य और प्रेम का देवता है, तो शायद इसीलिए अशोक को लेकर इस प्रकार की परंपरा प्रचलित हुई थी। इधर कुछ समय से हम राजनैतिक हलकों में यह देख रहे हैं कि अशोकाष्टमी को भारतीय इतिहास के महान सम्राट अशोक की जयंती के रूप में धूमधाम से मनाने की परंपरा शुरू हुई है। मुझे जहाँ तक स्मरण है, 2015 ईस्वी के दिसंबर में बिहार सरकार ने 14 अप्रैल 2016 को सम्राट अशोक जयंती के रूप में घोषित किया था और तब से राजकीय स्तर पर सम्राट अशोक जयंती मनाने की जो परंपरा शुरू हुई वह आज तक जारी है। आज 5 अप्रैल 2025 है और जिस समय बिहार सरकार ने पहली अशोक जयंती मनाई थी वह 14 अप्रैल 2016 था। लगता है कि जिस समय शुरू किया गया उस समय सौर गणना प्रभावी थी, लेकिन चूंकि अशोकाष्टमी चांद्र गणना के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को होती है, इसीलिए ग्रेगोरियन कैलेंडर आधारित तिथि पत्रक में इसकी तिथि अर्थात दिनांक हर बार बदलना संभावी है। आज वही दिनांक 5 अप्रैल 2025 है। सवाल यह उठता है कि आखिर किस आधार पर सम्राट अशोक की जयंती अशोकाष्टमी के दिन निश्चित की गई। अशोकाष्टमी को लेकर मेरी जानकारी में या जहाँ तक मैंने इतिहासकारों के मंतव्यों का लाभ उठाया है, सम्राट अशोक के जन्म से इसका कोई रिश्ता नहीं ठहरता, कोई प्रमाण इसका कहीं दिखाई नहीं देता। यह तो एक राजनैतिक
उपक्रम के रूप में मतदाता वर्ग को प्रभावित करने का प्रयास था शायद, जो अभी भी चल रहा है। लेकिन कई इतिहासकार भी इससे आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर जिस महाप्रतापी सम्राट अशोक को लेकर सारी तिथियों का निर्भ्रांत रूप से निर्धारण आज तक नहीं हो सका है, तो उनकी जयंती अशोकाष्टमी के दिन कैसे निश्चित की गई। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि सम्राट अशोक विश्व के महानतम शासकों में से एक थे। वे इतिहास के पहले ऐसे सम्राट के रूप में दिखाई देते हैं जिन्होंने शस्त्र विजय की जगह धर्म विजय की नीति अपनाई थी। इतने बड़े सम्राट को यदि किसी जातिवादी चश्मे से देखा जाता है और जाति विशेष यदि उन्हें अपनी जाति भर का सीमित करने पर आमादा हो, तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही हम कहेंगे। हमारे देश भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक की ही देन है। उन्होंने इतिहास के महानतम पुरोधाओं में से एक तथागत बुद्ध के संदेशों को पूरी दुनिया में फैलाने में जो महत्तर कार्य संपादित किया है, उसकी कोई सानी नहीं है। भारत के इतिहास में ऐसे दूसरे सम्राट कनिष्क हुए दूसरी शताब्दी के आसपास, जिन्होंने सम्राट अशोक के बाद बौद्ध धर्म और उसके संदेश के प्रसारण का कार्य विशाल स्तर पर किया है। सम्राट अशोक ने बुद्ध के संदेशों को सत्य, शांति, अहिंसा और विशाल मानवता के प्रति प्रेम और करुणा के संदेशों को जिस संगठित प्रयास से विश्व के बड़े हिस्से में फैलाया, और फिर उनके उत्तरवर्ती कनिष्क, शायद इसी का प्रभाव है कि एक समय बौद्ध धर्म पूरे एशिया का धर्म बना हुआ था। अशोक के एक शिलालेख का भाव मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मूल रूप से उस समय की भाषा प्राकृत के किसी रूप में वह लिखित है, जिसे बहुत सारे आस्थावान या बौद्ध जन पाली कहना पसंद करते हैं। इस पर हमने पिछले कई वीडियो में विस्तार से विचार किया है। पाली, प्राकृत और संस्कृत के आपसी रिश्ते और व्यतिरेक को लेकर। लौरिया अरराज स्तंभ लेख, उसका मैं थोड़ा सा अंश आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। देवानम पिये पियदसी लाज हेवम आह, धम्मे साधु कियम चु धम्मे ति अपासिनवे बहुकयाने दयदाने सचे सोचे ये ति। इसकी संस्कृत छाया है देवानाम प्रियः प्रियदर्शी राजा एवं आह, धर्मः साधु कियान तु धर्मः इति अल्पासिनवम
बहुकल्याणम दयादानम सत्यम शौचम इति। इसमें धर्म की परिभाषा दिखाई देती है। जिस मानव धर्म का प्रचार सम्राट अशोक कर रहे थे उसकी एक झांकी है यह अभिलेख। यह पाठ मैंने इतिहासकार राजबली पांडे की एक किताब से लिया है। अशोक के अभिलेख शीर्षक पुस्तक आप भी देख सकते हैं। बहरहाल सम्राट अशोक की जयंती के रूप में जो लोग इस दिन को एक उदात्त भावना के साथ परिकल्पित करके धूमधाम से आयोजन कर रहे हैं उनके प्रति बिना किसी असहमति के मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि भावना ने ही कोई दिन निश्चित किया है बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य के तो उसका भी महत्व तो है ही, क्योंकि इतिहास की इतनी प्राचीन घटना को निर्धारित करना भी कोई आसान नहीं है। बहुत कुछ मिथकीय रूप में ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने रहती ही हैं, तो भावनात्मक रूप से यदि एक बड़े जन समुदाय को सम्राट अशोक की यह जयंती लगती है तो मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। फिलहाल हम अशोक तरु पर लौटें, अशोक के पेड़ पर लौटें। रक्ताशोक या सीता अशोक, जिसका एक सांस्कृतिक नाम है, और पिछले एक दो वीडियो में हमने इस पर विचार संक्षिप्त रूप से किया है कि जो आजकल अशोक नाम से चल रहा एक पौधा या एक तरु है वह असली अशोक नहीं है। जिस अशोक को लेकर अशोक वाटिका की कहानी कही जाती है रामायण में, वह अशोक यह नहीं है। वह अशोक तो वही है जिससे अशोकारिष्ट जैसी आयुर्वेदीय दवा बनती है। उसका इसी ऋतु में लाल लाल फूल जो होता है, जिसके चलते एक अन्य नाम रक्ताशोक है, और सांस्कृतिक तौर पर जिसकी बड़ी विशाल यात्रा दिखाई देती है भारतीय वाङ्मय में, उस अशोक के बारे में हमें आज थोड़ा सा विचार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अशोकाष्टमी की प्राचीन परंपरा तो अशोक तरु से ही जुड़ती है। अशोक, जिसका वनस्पति शास्त्रीय नाम सराका अशोका या सराका इंडिका है, अशोक जो उड़ीसा राज्य का राज्य पुष्प है, अशोक जिस पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूल ललित निबंध लिखकर हिंदी जन या भारतीय जन की अशोक विषयक अज्ञानता का निराकरण करने का प्रयास किया है, उस अशोक को लेकर हम आज थोड़ी सी बातें कर लें तो अशोकाष्टमी के अवसर पर हमारे कर्तव्य का एक रूप तो निश्चित तौर पर प्रतिफलित होगा। यह ऋतु अशोक के पुष्पित होने की ऋतु है। लाल
या पीताभ लाल फूलों से अशोक तरु भरा हुआ दिखाई देगा। मैं इस वीडियो में थोड़ी सी छवि उसकी भी आगे दिखाऊंगा। जोनेसिया अशोका, जिसका लैटिन नाम है, जिसे ताम्र पल्लव भी कहते हैं, हेम पुष्प भी कहते हैं, उस अशोक को लोग भूल गए हैं। इस पीड़ा के साथ आचार्य द्विवेदी अपने ललित निबंध अशोक के फूल की शुरुआत करते हैं और एक लंबी सांस्कृतिक यात्रा के द्वारा हमें मानव जाति के ऊपर से चल रहे अस्तित्व संघर्ष या सत्ता संघर्ष के भीतर मानवीयता या संस्कृति के मेल जोल की अंतःसलिला धारा के प्रति सावधान करते हैं और एक मानवता की कहानी कहते हैं अशोक के बहाने। वे कहते हैं कि ईसवी सन के आरंभ के आसपास संस्कृत वाङ्मय में, संस्कृत साहित्य में अशोक को बहुमान देने की परंपरा शुरू हुई और कालिदास ने सबसे अधिक अशोक को महत्व दिया। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हिंदी में महादेवी वर्मा ने भी एक गीत में अशोक की चर्चा की है और हिंदी में चर्चा करने वाली संभवतः वे अकेली रचनाकार हैं या अकेली साहित्यकार हैं। जाने किस जीवन की सुधिले लहराती आती मधु बयार, इस गीत में आगे लिखा हुआ है, रंजित कर दे यह शिथिल चरण, ले नव अशोक का अरुण राग। अशोक का पुष्प कामदेव का एक बाण कहा जाता है और कामदेव वही जो प्रेम और सौंदर्य का देवता माना गया। और बसंत ऋतु में पुष्पित होने वाले 5 तरुओं और लताओं और उनके पुष्पों को लेकर पिछले एकाधिक वीडियो में आपके साथ एक चर्चा हुई थी। कामदेव के पंचबाण पर आधारित पिछले वीडियो आप देखें। उसी संदर्भ में अशोक को लेकर जो भ्रांति जाल है उसको उच्छेदित करने का भी एक प्रयास इस चैनल पर किया गया था। आपसे आग्रह है कि वह आप फिर से देखें और उचित टिप्पणियों से मेरा मार्गदर्शन करें। तो आज अशोकाष्टमी के दिन की सार्थकता मैं यही देखता हूँ कि भारत के बहुत प्राचीन और सांस्कृतिक वृक्ष अशोक और उसके फूल को लेकर हमें एक सचेत दृष्टि का परिचय देना चाहिए। अशोक से जो हमारा सांस्कृतिक रिश्ता इस दयनीय स्थिति को प्राप्त हो गया है कि हम अशोक के नाम से एक दूसरे तरु को अशोक समझने लगे हैं, तो उसमें सुधार करते हुए हम अशोक और उसके फूल से रिश्ता फिर से जोड़ें। अशोक को जो बहुमान संस्कृत या अन्य भाषाओं के साहित्य में मिला या जो बहुमान उड़ीसा ने उसे राज्य पुष्प घोषित कर दिया,
उससे प्रेरणा लेते हुए महादेवी वर्मा जैसी कवयित्री से भी प्रेरणा लेते हुए अशोक के साथ अपने सांस्कृतिक रिश्ते को हम पुनर्जीवित करें और अशोक यानी रक्ताशोक को लेकर हम एक सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करें। अशोकाष्टमी की ये सार्थकता होगी कि अशोक के साथ हम अपने भूले बिसरे संबंध को पुनर्जीवित करें। और अशोक का मतलब होता है शोक रहित। तो सम्राट अशोक और उनके प्रेरक तथागत बुद्ध के संदेशों से प्रेरणा लेकर विशाल मानवता को शोक रहित देखने की कामना के साथ आज का वीडियो मैं पूरा करना चाहता हूं। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।